प्रवास करते हैं तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी हैं सारी एंटी नेशनल फोर्सेस इन 7 कैटेगरीज में आ जाती हैं जो हमारे अभी तक का अध्ययन है। एंड प्लीज मार्क माय वर्ड्स, भारत के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में ये एंटी नेशनल फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। सबसे पहली भारत विरोधी मानसिकता वामपंथी और उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी, और छद्म नारीवादी भी, सूडो फेमिनिस्ट। ये वामपंथी क्या करते हैं? स्कूल्स कॉलेजेस में जाएंगे जी, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, युवाओं को भड़काएंगे, इक्वालिटी राइट्स, समानता का अधिकार। अब युवा क्योंकि करप्ट नहीं होता है, उसका मन पापी नहीं होता है, उसके अंदर जो ब्रह्म तत्व होता है वो एक्टिव होता है, तो वो फौरन एक्टिवेट हो जाता है इक्वालिटी के नाम पे। नहीं नहीं, समानता समानता। मैं युवाओं को ये बताना चाहती हूँ कि ये वामपंथियों का नारा समानता होती है, इनकी नियत समानता नहीं होती है। ये महिला को पुरुष से लड़ाएंगे, पुरुष को महिला से लड़ाएंगे, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाएंगे, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाएंगे, एक मजहब को दूसरे मजहब के लड़ाएंगे, इक्वालिटी के नाम पर। इसलिए ये बहुत डेंजरस है, युवाओं को समझना पड़ेगा। एक सूत्र देती हूँ वामपंथी को पहचानने का, जो आपको सिर्फ समस्या बताए और समाधान ना बताए वो वामपंथी। प्रॉब्लम बता के आपको आक्रोशित करके छोड़ दे, लड़ो, वो वामपंथी। दूसरी भारत विरोधी मानसिकता है अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन। ये वो लोग हैं जो किसी एक मजहब को उठाते हैं, उस मजहब के बच्चे को पहले अलगाववादी बनाते हैं। अब जैसे मैं मुसलमान हूं, मैं भारत में पैदा हुई हूं, तो एक मुसलमान बच्चे को ये बताएंगे तुम्हारा पहनना ओढ़ना अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है, तुम्हारी शिक्षा प्रणाली अलग है, तुम्हारे कानून अलग है, तुम्हारी न्याय प्रणाली जुडिशरी अलग है, तुम्हारा सब कुछ भारत से अलग है। पैरेलल सिस्टम खड़ा करेंगे भारत के साथ साथ। जब वो बच्चा अलगाववादी बन जाता है तब सेकंड स्टेज में उसको कट्टरवादी बनाते हैं। उस स्टेज में उसको बताएंगे कि जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सब गलत है। कोई किताब मत पढ़ो, किसी से दोस्ती मत करो, जो तुम सोच रहे हो वही सही है। आपके माइंड को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको बोला ना, मेरे पिताजी ने कभी मेरे सवालों को नहीं रोका। ये लोग आपके सवालों को सबसे पहले रोकेंगे, और कैसे? डरा कर। अभी सामने बच्चियां बैठी हैं कुछ मुस्लिम, उनसे तो मैं खासतौर से ये बात कहना चाह रही हूँ जो मैंने सीखी है, जो मैंने अनुभूति करी है। हम लोगों को बचपन में कैसे डराया जाता है? अगर ये गुनाह करोगे तो दोजख में जाओगे, यही कहा जाता है। होली के रंग नहीं खेलना बताया जाता है। आप अगर कुछ ये करेंगे तो दोजख में जाएंगे, और दोजख की ग्राफिक डिटेल्स है, वहां पे सांप है, बिच्छू है, आपके गले में सांप बैठेगा, आपको डंक मारेगा, और गरम गरम तेल में कढ़ाई की तरह, पकौड़ों की तरह आपको तला जाएगा। एक बार मैंने अपने अब्बा से सवाल पूछा, मैंने कहा अब्बा, अल्लाह ताला हमें हमारे माँ बाप से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। उसने पूरी कायनात बनाई है, वो सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। उसने पूरी दुनिया बनाई है। वो इतना कट्टर नहीं हो सकता कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे पूरे जीवन भर गरम गरम तेल में कढ़ाई में पकौड़ों की तरह तलेगा। तो ये जो फियर साइकोसिस होती है, ये होती है मुसलमान बच्चे के सवाल रोकने के लिए। हराम हलाल की लिस्ट बना देते हैं, डूज एंड डोंट्स। मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि फियर साइकोसिस क्रिएट करनी है, डरा के रखना है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। इस स्टेज में आके वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। इस स्टेज में आके वो सोचता है कि अगर मैंने किसी को मुसलमान बना दिया तो मेरी 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी। इस स्टेज में आके वो धर्मांतरण माफियाओं से या अलकायदा से या ऐसी टेररिस्ट आउटफिट से मिलता है। एक उदाहरण बताती हूँ, मैं कोई भी बात बिना उदाहरण की नहीं करती हूँ। यूरोप में अलकायदा के कुछ टेररिस्ट पकड़े गए। जब जांच हुई तो पता चला कि उनका रिक्रूटमेंट तबलीगी जमात से हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे वो अहम ब्रह्मास्मि, जब हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा फरिश्ता विराजमान है, तो कोई जब बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं ना भगवान का रूप है बच्चे तो किसी बच्चे को रातों रात तो टेररिस्ट बनाया नहीं जा सकता। तो टेररिस्ट बनाने के लिए ये पूरी सीक्वेंस होती है, सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट। कुछ संगठन अलगाववादी बना रहे हैं, कुछ संगठन कट्टरवादी बना रहे हैं, कुछ संगठन आतंकवादी बना रहे हैं, और इस पूरी प्रोसेस के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो पीएफआई जैसे
संगठन है वो पैसा जुटाते हैं। एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ये खेल हो रहा है। ये अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन प्राइमरी दो चल रहे हैं भारत में। एक इस्लाम संप्रदाय के बच्चे को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसकी ब्रेन वॉशिंग करके भारत के खिलाफ खड़ा करके। एक खालसा पंथ के बच्चों को खालिस्तान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमें ये क्लैरिटी लानी है कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं लेकिन इस्लाम के नहीं, हम खालिस्तान के खिलाफ हैं लेकिन खालसा पंथ के नहीं। बहुत खालसा पंथ के जो है गुरुपुत्रों का इतिहास हम उठाकर देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब्दुल हमीद खान, अब्दुल गफ्फार खान, अशफाकुल्लाह खान, ऐसे ऐसे नाम है, संत कबीर, रसखान, रहीम, ऐसे मुसलमानों से या ऐसे खालसा पंथ के बच्चों से प्रॉब्लम तो छोड़िए, उत्सव की तरह मनाता है भारत, पूजता है ऐसे लोगों को। तो किसी मजहब से भारत को कभी कोई परेशानी नहीं रही है। मजहब को इस्तेमाल करके जब उस बच्चों को उसी की मातृभूमि के खिलाफ खड़ा किया जाता है, वो एक विधर्मी एंटी नेशनल फोर्स बन जाती है और उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तीसरी भारत विरोधी मानसिकता इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, बौद्धिक आतंकवादी। ये लोग डायरेक्ट रॉकेट लॉन्चर लेकर तो आते नहीं है। ये लोग सूटेड बूटेड हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, एकेडमिक्स में हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, वो किताबें हैं जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो संगीत है जो हमारे बच्चे सुनते हैं, वो फिल्में हैं जो हमारे बच्चे देखते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, बौद्धिक आतंकवादी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं हमेशा युवाओं से अपील करती हूँ कि कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सा संगीत सुने, कौन सी फिल्में देखें, कौन से आइडियल्स बनाएं, कौन से नायकों को फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसको प्लीज सोच समझ के लीजिए। चौथी भारत विरोधी मानसिकता है विधर्मी राजनीतिक दल। ये हमारे अपने ही लोग हैं लेकिन सत्ता में रहने के लिए किसी भी भारत विरोधी मानसिकता के साथ हाथ मिला लेते हैं। पावर मिलनी चाहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कई बार लगता है कि शॉर्ट टर्म हाथ मिला लेते हैं, बाद में दोस्ती तोड़ लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। इट शुड बी निप्ड इन द बड। इन 7 एंटी नेशनल फोर्सेस में से किसी के भी साथ हमें हाथ नहीं मिलाना है, इवन शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी। ये सभी राजनीतिक दलों का मूल मंत्र होना चाहिए आज के समय में। एक और भारत विरोधी मानसिकता अंतरराष्ट्रीय ताकतें। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंट्रीज हैं जो जानती हैं भारत की ताकत, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। आप कभी भी देखना, कोई भी विषय होता है, सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं देश में, जी लड़ो, विदेशों से पैसा आ जाता है, वेबसाइट्स बन जाती हैं, डिबेट्स हो रही हैं और भड़काया जा रहा है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एक्टिवेट हो जाते हैं कि आपस में लड़ो। क्योंकि कोई भी विचार जो इतना सशक्त, इतना मजबूत हो जैसे कि भारत, उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। एक्सप्लोर यानी बाहर से उसको कुछ नुकसान नहीं कर सकते। तो जिस चीज को बाहर से एक्सप्लोर ना किया जा सके उसको अंदर से इम्प्लोड करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हमें आपस में लड़ाने की कोशिश होती है कि आपस में हम लड़ेंगे, बटेंगे, कमजोर होंगे तो वो विदेशी ताकतें हमारे ऊपर हावी होंगी। एक और एंटी नेशनल फोर्स है कन्वर्जन माफिया। ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को इस्तेमाल करके अपना पंथ परिवर्तन कर रहे हैं। आदिवासी बेल्ट में जाएंगे, किसी बेचारे गरीब को वो 2 रोटी खिलाएंगे, दूसरे हाथ से उसके गले में क्रॉस डाल देंगे। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में प्रवास करते हुए जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हम ये जागरण करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग थारू जनजाति के बीच में प्रवास करके आए हैं, तो वहां पे हम लोग यही बोलते हैं कि देखिए वो ईश्वर, वो परमात्मा इतना छोटे दिल का नहीं हो सकता कि आपकी भूख इस शर्त पे मिटाएगा कि पहले मुझे मानो तब तो मैं 2 रोटी दूंगा। जिसने पूरी दुनिया में लहराते हुए जंगल बनाए, जिसने पूरी दुनिया में नदियां बनाई, उपजाऊ धरती बनाई, पेड़ पौधे फल फूल पूरी दुनिया के सस्टेन करने के लिए उसने खाना पीना ऐसे बिखेर दिया, वो 2 रोटी इस शर्त पे खिलाएगा कि गले में क्रॉस डालो तो 2 रोटी दूंगा। तो ये फॉरेन फंडेड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस भी भारत में काम कर रही हैं। 6 ताकतें मैं आपको बता चुकी हूँ। 7वीं ताकत, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भारत के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, वो है कन्वर्जन माफिया, सॉरी कॉर्पोरेट माफिया, बाजारवाद, कंज्यूमरिज्म। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ बेचना है चीजें, उनके लिए सब कुछ पैसा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, बीमारियां इजाद होती हैं, समाज में छोड़ी जाती हैं, हॉस्पिटल माफिया है,
बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे युवा भटके रहें। क्यों? क्योंकि जिस दिन भारत अपने मूल तत्व यानी कि जो मैंने शुरू में बताया था प्रकृति, अगर भारत अपनी प्रकृति की ओर वापस आ गया तो इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज प्रकृति में ढूंढ लेते हैं, सांस लेके प्राणायाम में ढूंढ लेंगे, नदियों के जल में ढूंढ लेंगे, मिट्टी में ढूंढ लेंगे, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में ढूंढ लेंगे। 130-135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। कोविड में पूरे विश्व में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस भारत की गई है केवल और केवल अपनी नेचुरोपैथी के कारण। तो ये समय है कि हम अपने सामने जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी पहचानें। पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान भारत के पास है। इसी कारण ये सातों मोर्चों पे हमें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। ये सातों ताकतें एक हो जाती हैं, तन मन धन लगा के हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर देती हैं और हम बट जाते हैं। हम किन चीजों में बटते हैं? ये भी मेरे सूत्र में गुरुदेव ने बताया है कि भारत का भूमनोविज्ञान 4 कारक प्रभावित करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ भारत 4 कारक प्रभावित करते हैं: भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय। अगर ये 4 कारक एक हो तो 7 तो क्या 700 ताकतें भी भारत का बाल नीवा कर सकती। और ये 4 कारक आपस में बटे हो, लड़े हो तो ऐसे ही होता है जो आजकल हो रहा है, जो हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि जी हो क्या रहा है। भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय में हमें बांट के तोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये तो हुई समस्या। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो सिर्फ समस्या बताया और समाधान ना बताया वो क्या है? अब वामपंथी तो हम हैं नहीं, हम तो राष्ट्र प्रेमी हैं, तो हम सिर्फ समस्या नहीं बताएंगे, हम समाधान भी बताएंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जब तक हम सिर्फ समस्या की बात करें वो चिंता है, जब तक हम